और मेरे 89 आए थे और मेरे फ्रेंड्स के 73 थे, 75 थे, बट उनकी जेई क्लियर हुई। और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। पीढ़ियों से शोषण हुआ, तो क्यों ना हमें पीढ़ियों तक 80% नंबर थे हमारे, और हम जब जाके वहाँ पहुंचे तो हमारी टेबल पे एक शेड्यूल ट्राइब बैठा। से दक्षिणा ले लेके भर लिया अपनी पेटियां आप लोगों ने, और हमसे खैरात की बात। आरक्षण की बात होती तो ओबीसी की बात क्यों नहीं होती? एफर्मेटिव एक्शन जो है वो सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एफर्मेटिव एक्शन लागू किए जाते हैं। आरक्षण हमारे देश का एक गंभीर मुद्दा है, जहाँ पर एक पक्ष इसे पूरी तरह सपोर्ट करता है, वहीं दूसरा पक्ष इसे पूरी तरह हटा देना चाहता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर अप्लाई करने की बात करी थी। तो इस वीडियो में हम यही एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिजर्वेशन है, ये जो आरक्षण है, हमारे देश के लिए कितना सही है और कितना गलत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करने ज़रूरी हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि हमारे देश में रिजर्वेशन अलग अलग तरीक़ों से दिया जाता है। जैसे कि पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन होता है, मतलब पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज़ में या पंचायत में नेताओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, या फिर प्रमोशन में भी आरक्षण होता है। लेकिन हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही टाइप के रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट जब भी आपके लिए कोई जॉब की वैकेंसी निकालती है, या गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आईआईटी, क्लैट या नीट, उन सब में, उन जो एग्ज़ाम्स में जो रिजर्वेशन होता है, उसके बारे में ही सिर्फ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है कि वीडियो में अगर कहीं भी आपको लगे कि मैं रिजर्वेशन का सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, और फिर अगर आपको ये फीलिंग आए कि मुझे रिजर्वेशन मिलता होगा इसलिए मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं जनरल से हूँ, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। और अगर वीडियो में कहीं भी आपको लगे कि मैं रिजर्वेशन की बुराई कर रहा हूँ या उसका विरोध कर रहा हूँ, और फिर आपको फीलिंग आए कि इस साले को आरक्षण मिलता नहीं है इसलिए ये इसकी बुराई कर रहा है, तो भी मैं आपको बता दूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं, मेरा रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ना रिजर्वेशन मुझे मिलता है और ना रिजर्वेशन मुझे चाहिए। तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस वीडियो में बात करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप न्यूट्रल होकर सारी बातें सुने और फिर आपको अपना जो भी ओपिनियन बनाना है आप बना लें। वीडियो में हम पॉइंट वाइज आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि शुरू से वीडियो को ध्यान से समझें ताकि आप एक बेटर कंक्लूजन इस वीडियो से निकाल सकें। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है। तो हमारे भारतीय संविधान का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब भी आपके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी या कोई जॉब वैकेंसी निकालेगी, तो उस पर हम सबका बराबरी का हक है। ऐसा नहीं होगा कि आप इस धर्म से हैं, इस जाति से हैं, तो आपको हटा देंगे या आपको मौका नहीं देंगे। नहीं, सबको इक्वली मौका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल आगे ये भी कहता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो किन्हीं कारणों की वजह से पिछड़ गई हैं या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, या उनको मौका नहीं मिल रहा है देश की तरक्की में साथ चलने का या आगे बढ़ने का, तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया जा सकता है या कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। तो आज़ादी से लेकर अभी तक जब जब गवर्नमेंट ने एनालाइज़ किया या देखा, तो टोटल ऐसी 4 क्लासेस सामने आई जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो पहले हैं हमारे एसटीज़, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो एक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एक नहीं मतलब अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो दूर दराज वाले इलाकों में या फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में रहते हैं। इनका अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी लाइफ, अपना जीवन जीने का एक तरीका होता है जिसमें ये खुश रहते हैं। लेकिन दूर होने की वजह से इनके पास एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती है, इनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, या फिर इनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है। मेन सोसाइटी से दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं उतना पैसा भी नहीं होता है कि ये अच्छा एजुकेशन या बाकी की चीज़ें अफोर्ड कर सकें, अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सकें। और फॉरेस्ट लॉ की वजह से या ब्रिटिशर्स की वजह से या बहुत सारी रीजंस हैं, उनकी वजह से जब भी ये मेन सोसाइटी में इन्होंने आने की कोशिश की तो इन्हें छोटे मोटे काम मिले, लोगों ने भी इन्हें अनसिविलाइज समझा और कहीं ना कहीं ये मेन सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाए। इन सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि इनका कल्चर भी सेव रहे, इनकी लैंग्वेज भी सेव रहे, इन्हें गवर्नमेंट में आने का मौका मिले, सर्विसेज में रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। इन सब कारणों के चलते शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% सीटों पर गवर्नमेंट एग्जाम में रिजर्वेशन दिया जाता है। दूसरे होते हैं हमारे एससीज, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। ये वही लोग हैं जिनके साथ अपर क्लास ने या ब्राह्मण्स ने या जो भी अपर क्लास के लोग थे, उन्होंने हमेशा से बहुत ज़्यादा गलत किया। आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपकी बेटियों की बीवियों की डोलियां उठाई हमने, आपके मुर्दे जलाए,
जूते सिए, बैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? या आप जितना भी बुरा से बुरा सोच सकते हैं वो इनके साथ किया गया, जिस वजह से इन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, मौका नहीं मिला और ये पीछे रह गए। इसलिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में 15% सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने जब और समझा तो इन्हें पता चला कि ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इनकी कंडीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अच्छी थी, बट फिर भी अपर कास्ट ने इन्हें नीचे ही रखा है। इनसे नॉर्मल काम ही करवाए, जैसे कि बर्तन, पॉटरी मेकिंग, बर्तन बनवाना, या फिर आप कहेंगे कि लकड़ी का जो काम करते हैं, या फिर जो कपड़े बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे काम उस समय में कहीं ना कहीं इन्होंने किए और ये अपर क्लास के साथ नहीं चल पाए। तो कहीं ना कहीं पैसों की कमी रही और इनके बच्चे भी उतना अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाए। इन सब कारणों की वजह से ओबीसीज़ को भी 27% रिजर्वेशन दिया गया। और इसके बाद अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी एक्नॉलेज किया कि जो गरीबी है या जो पॉवर्टी है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भेदभाव है। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से सफ़र करते हैं। इसलिए EWS क्लास के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए भी अब 10% रिजर्वेशन है। तो ये टोटल 4 क्लासेस हैं जिन्हें हमारे देश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो आरक्षण है ये देना सही है या नहीं, रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो सही है नहीं, मतलब हमें रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं। तो मान लीजिए आप एक डॉक्टर के बेटे हैं, आप एक डॉक्टर के बच्चे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि शुरू से उन्होंने आपको गाइड किया होगा, आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, आपने बचपन से कोचिंग करी, फिर आप 9th क्लास से कोटा चले गए, आपने वहाँ जाके नीट की कोचिंग करी 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो आपने 4 साल नीट की कोचिंग करी, आप बहुत अच्छे स्कूल से थे, सब सही चल रहा था, पापा का भी गाइडेंस था। और फिर आपका 12th के बाद एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, और उसी एग्ज़ाम में एक बच्चा और बैठा है। वो बच्चा एक गाँव से आता था, उसके पापा शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं गांव में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्हें नीचे माना जाता था। उस वजह से उनके पापा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, वो कहीं दारू वारू पी के पड़े रहते थे। उनकी माँ, उस बच्चे की माँ, लोगों के यहाँ बर्तन का काम करती थी या कोई भी काम करती थी, थोड़ा कपड़े धोने का काम करती थी और ऐसे कैसे के पैसे कमाती थी। और वो जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा था, सरकारी स्कूल में पढ़ा, और 11th क्लास में जब तक वो आया, जब तक उसको पता चला कि यार एक कोई डॉक्टरी का कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से था, आप समझ रहे हो। और उस एग्ज़ाम को अगर वो कर लेगा तो उसे ये ख्वाब देखा कि यार शायद मेरी परिवार की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, शायद मैं भी एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी पाऊँ। तो उसने जैसे तैसे वो जो हिंदी मीडियम वाली टूटी फूटी जो उसकी कंडीशन थी, उसमें उसने रात में पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब से जो भी उसे मिला उसने पढ़ना शुरू किया, और वो भी उस एग्ज़ाम को देने आया है। अब आप मुझे ये आंसर दो कि क्या यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जो अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहे हो ना कि मैंने ये किया है वो किया है, ज़्यादा नंबर मैं लाऊंगा तो मेरा नहीं, आपके पापा डॉक्टर थे, ठीक है, आपके पास पैसा था, आपके पास बहुत सुख सुविधाएं थी, उस वजह से आप ये कह रहे हो कि आप इंटेलिजेंट हो, और उसको ये जानने का ही मौका नहीं मिला कि वो इंटेलिजेंट है नहीं। तो सबसे पहले तो जो भी आप वहाँ पे बैठे हो वो आपकी किस्मत है, लक है, ठीक है, तो आपका इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हैगा, ठीक है, आपकी कोई ऐसी पर्सनल अपनी कोई इज्जत नहीं है ना आँखों में। आपको भी पता है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा कि ये कंपटीशन इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको मौका देने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक रिस्पेक्टेड इंसान होंगे तो आप खुद कहेंगे कोई बात नहीं भाई, मैं 80 नंबर लाऊंगा इस पेपर में, तूने इतनी मेहनत करी है ना, तू मेरा भाई है, तू 40 ला, ठीक है, अगर तू 40 लाए तो तेरा सिलेक्शन। ये स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन ये स्पिरिट लोगों में नहीं होती है, इसलिए गवर्नमेंट को ही बीच में आना पड़ता है, प्रॉपर लॉ बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि उसे मौका मिले। अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो एक क्लास हमेशा आगे रहेगी, और वो इसलिए आगे नहीं रहेगी कि बहुत इंटेलिजेंट है, सिर्फ इसलिए आगे रहेगी क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, सारी ऐसी थी, तो वो अपना पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक क्लास हमेशा पीछे रहेगी क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। तो रिजर्वेशन देना तो सही ही है, इसमें कोई दो राहें दो मत नहीं है। एक कंट्री में, एक देश में रिजर्वेशन होना ज़रूरी है, जब ही सब लोग इक्वली आगे बढ़ पाएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि रिजर्वेशन देना सही है, ये ठीक है, लेकिन फिर ऐसा भी तो हम कर सकते हैं ना कि किसी गरीब को रिजर्वेशन दे दो, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन दे दो क्योंकि वो दुख सह रहा है, और अमीर को रिजर्वेशन मत दो, ठीक है। तो ये जातिवादी का रिजर्वेशन, जाति पे क्यों आरक्षण करके रखा है, ठीक है, ये भी एक सवाल आ सकता है। तो इस चीज़ को आप समझो, आप इमेजिन करो कि मैंने आपको एक ग्राउंड में बुलाया, और वहाँ पे हमने सब लोगों को बुलाया, जो भी लोगों को आप जानते हो, या जिस लड़की से आप प्यार करते हो, या जो भी मैक्सिमम आपका सर्कल है, वो सबको वहाँ पे बुलाया गया। आप ग्राउंड में खड़े हो और मैं आपके सामने आता हूँ, और मैं आपसे एक शर्त रखता हूँ कि आपको मैं 50,000 रुपये देने वाला हूँ, ठीक है, और कंडीशन क्या है कि उस 50,000 रुपये के बदले उन सब लोगों के सामने आपको मेरा जूता चाटना है, ठीक है, मेरे शू को लिक करना है, ठीक है।
अब देखा जाए लॉजिकली तो ये बहुत नॉर्मल सा काम है कि देखो 50,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, एक हल्की सी जी भी तो लगानी है जूते में, वो तो आप पानी से कुल्ला करके साफ़ कर दोगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपकी जो रिस्पेक्ट है ना वो पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? इस देश में एक समाज था जिसके बच्चों ने अपने बाप को पिटते देखा है, ठीक है, उसको नॉर्मल साढ़े 2 कौड़ी के काम करते देखा है, लोगों की गालियाँ सुनते देखा है। फिर उस बच्चे ने अपनी माँ को किसी सेठ के यहाँ जाते देखा है जहाँ पे उस सेठ ने उसकी माँ के साथ बदतमीजी करी है, उसे 2-2 रुपए के लिए तरसाया है, ठीक है। और ये सब देखने के बाद जब वो स्कूल जाता था तो उसको स्कूल में नहीं घुसने दिया, उसको नीचे बिठाया गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इतनी बेइज्जती होने के बाद एक बच्चा जब आगे बढ़ता है ना तो यहाँ पे पैसे वैसे की बात इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, ठीक है। वो जो मेंटल ट्रॉमा झेल के, वो जो सब चीज़ें देख के ग्राउंड रियलिटी पे वो आ रहा है, एक पूरा समाज है जिसके साथ ये सब हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए समाज के बेस पे एक पूरी क्लास थी जिनके साथ ये हो रहा था, बहुत सारे लोग थे जिनके साथ ये हो रहा था कलेक्टिवली, और वो ये सब पैसे वाली बात से बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो इसलिए जब आरक्षण बनाया गया तो इस बेस पे बनाया गया, एक समाज के बेस पे बनाया गया जिनके साथ ये ज़्यादती हो रही थी, जो पैसों से बहुत ज़्यादा और नीचे गिरी हुई चीज़ थी, ठीक है, जो गरीबी से ज़्यादा और बड़ी चीज़ थी। इसलिए समाज के बेस पे रिजर्वेशन बनाया गया। और अब नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं पैसा भी इंपॉर्टेंट है, मतलब गरीबी भी अपने आप में एक दुख ही है, तो EWS रिजर्वेशन अब आ गया है, राइट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आ गया है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट भी समझती है, चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, तो ये चेंज भी हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, गरीबों के लिए भी अब एक आरक्षण रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर तीसरा आर्गूमेंट ये आता है कि जो भी आप बोल रहे हो कि समाज ने किसी के साथ गलत किया है, बुरा किया है, उन्हें दबाया है, वो सब ठीक है और हमारी उनके साथ हमदर्दी भी है, लेकिन ये हमने तो नहीं किया ना, हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया या फिर पिताजी ने किया, लेकिन हमने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो हमारे ऊपर आरक्षण के नियम क्यों अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझो कि मान लीजिए आपके दादाजी ने किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया, ठीक है। अब 20 साल बाद पता चला तो पुलिस आपके घर आई कि भाई दादाजी कहाँ हैं, उनने ऐसा किया था। तो आपने कहा यार देखो दादाजी की भी डेथ हो चुकी है और हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं था। पुलिस ने देखा कि हाँ आपका कोई रिलेशन नहीं था, पुलिस चली गई। ये बात लॉजिकल है कि आप पे क्यों अप्लाई होगा। लेकिन मान लो दादाजी ने उसकी प्रॉपर्टी हड़पी थी, उसके रिसोर्सेस हड़पे थे, उसका घर अपने नाम कर लिया था और आप उस घर में रह रहे हो, उस ज़मीन को यूज़ कर रहे हो, फिर पुलिस आई कि यार ये ज़मीन दो, तो आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। और इस बात में सेंस है क्योंकि वो ज़मीन उस इंसान की थी तो उसके परिवार के पास वापस चली जाएगी। सेम केस ना रिजर्वेशन या आरक्षण के साथ है कि एक समाज को दबाया गया, उसके साथ बुरा किया, वो ठीक है, लेकिन उनकी ज़मीनें छीनी गई, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनका एजुकेशन छीना गया, उनकी इज्जत को अपने नाम कर लिया कि हम बस इज्जत वाले हैं, आप बेइज्जती वाले हो, उनके रिसोर्सेज सब हड़प लिए और उनको छोटे छोटे काम करने के लिए छोड़ दिया। और जब इन सब सारी चीज़ों पे एक जो अपर क्लास है उन्होंने कब्जा किया और उन्हीं का यूज़ करके वो धीरे धीरे अमीर हो गए। तो आज आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो या आप जो अच्छे स्कूल में थोड़ा पढ़ पाए, ठीक ठाक स्कूल में पढ़ पाए, ठीक ठाक कोचिंग कर पाए या जो भी आप कर पाए, वो आपने अपने बाप और दादा के पैसों पे किया है, वो आपने खुद से नहीं किया है, राइट। और ये वही पैसा है जो उन सब चीज़ों के होने की वजह से, उस समय के जो कास्ट सिस्टम है, जो चीज़ें हैं, उनके होने की वजह से आपके पास है। तो या तो आप अलग से ही शुरू करते कि आप अपने दम पे सब कुछ करते, या आपके पापा मजदूरी करके शुरू करते तो समझ में आता है। लेकिन जब आप ये सब रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपका ये कहने का हक नहीं बनता कि हमारा इस चीज़ से कोई संबंध नहीं। आपका संबंध है, बस आपको पता नहीं है, राइट। अब इसके बाद चौथा आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि रिजर्वेशन की वजह से या आरक्षण की वजह से देश की ग्रोथ रुक रही है, देश की ग्रोथ रुक रही है। अब हम इसे समझते हैं। देखिए ग्रोथ का मतलब होता है पैसा, मतलब GDP, मतलब देश के पास अगर पैसा आ रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन मान लीजिए एक फैमिली है और उस फैमिली के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसे का कंट्रोल ना उस फैमिली के एक आदमी के हाथ में है, और वो आदमी बहुत बड़ा नशेड़ी है, वो अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, उन पर उल्टे सीधे रूल अप्लाई करता है, ठीक है। तो उस फैमिली की ग्रोथ तो हो रही है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन उस ग्रोथ का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसलिए ग्रोथ से भी बड़ी टर्म होती है इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से जो परिवार है, जो सारे लोग हैं, वो प्रॉपरली खुश हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देश भी हमारे लिए एक परिवार की तरह है, ठीक है। तो पैसा आ रहा है, कुछ लोग अच्छे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोग दबा रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, और वो जो नीचे वाले लोग हैं वो कभी ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं, आगे ही नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसी ग्रोथ का ना कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? इंक्लूसिव ग्रोथ की, और वो रिजर्वेशन की वजह से हो पाती है। उन्हें मौका मिलता है, वो आगे आते हैं, और फिर जब उन्हें मौका आगे आने के बाद वो भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी के साथ अपने आप पे डिपेंडेंट होकर और आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सिर्फ ग्रोथ के। और यहाँ पे एक इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना वो बहुत कम है, ठीक है, 2-3% ही है। तो 95% से भी आपकी जो ग्रोथ है ना वो प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड कर रही है, जहाँ पे रिजर्वेशन आरक्षण नहीं है। तो ग्रोथ वाला पॉइंट ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है वर्क क्वालिटी के बारे में। तो वर्क क्वालिटी आर्गूमेंट ये कहता है कि अगर किसी का सिलेक्शन
कम नंबर में होगा तो हो सकता है कि वो काम उतनी अच्छे से ना कर पाए, और अगर वो काम उतने अच्छे से नहीं करेगा तो शायद गवर्नमेंट पर या लोगों पर कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ जाए या वर्क की क्वालिटी गिर जाए। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये एक हद तक सही है, और इस चीज़ को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेप्ट करता है। तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 335 कहता है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रॉपरली रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाए, लेकिन वो ये भी ध्यान में रखे कि इस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट की जो वर्क की कैपेसिटी है वो कम ना हो, वर्क एफिशिएंसी कम ना हो, गवर्नमेंट की कार्य क्षमता कम ना हो। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है काम अलग अलग तरीके होते हैं, वर्क के जो तरीके होते हैं काम करने के वो अलग अलग टाइप की कैटेगरी के वर्क होते हैं। एक वर्क होता है जो होता है फिक्स्ड वर्क, मतलब ऐसा काम जो आपको पता है कि वो ऐसे ही होगा। तो ये काम ना थोड़े इजी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप टिकट कलेक्टर हैं, टीसी हैं आप, तो आपका काम आपको पता है कि टिकट चेक करना है, और अगर टिकट वाला टिकट लेके नहीं आया है तो आपको उससे फ़ाइन लेना है। ठीक है, जो वर्क जो है वो डिसाइडेड है। तो अब यहाँ पे रिजर्वेशन हो ना हो ठीक ठाक काम हो जाएगा, कुछ उतना गलत इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि काम यही है। फिर दूसरा वर्क होता है क्रिएटिव वर्क। ठीक है, तो क्रिएटिव में दो वर्क हो सकते हैं। अब क्रिएटिव वर्क जिसमें आपको सोचना समझना है, या तो वो आप समाज के लिए करोगे, तो मान लीजिए समाज के लिए जो काम करें, तो मान लीजिए 2 IAS हैं, 2 कलेक्टर हैं, IAS है, IAS ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर है नहीं पता नहीं, लेकिन IAS ऑफिसर्स हैं। तो एक ऑफिसर जनरल से बना है, उसने बहुत अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छी पढ़ाई करी और उसको नॉलेज है और वो IAS बन गया। ठीक है, दूसरा जो IAS है उसने कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन देखा था, गंदगी देखी थी, समाज की बहुत सारी चीज़ें देखी थी, और फिर वो रिजर्वेशन से IAS बन गया। तो नॉर्मल सी बात है, थोड़े कम नंबर में IAS बना, लेकिन इसके पास सोसाइटी का एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कोई काम ये इससे ज़्यादा अच्छा करेगा, और हो सकता है कोई ये काम इससे ज़्यादा अच्छा करेगा। तो यहाँ पर 50-50 चलेगा, ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो सोसाइटी वाले काम में एक्सपीरियंस भी अपनी जगह मैटर करता है। लेकिन अगर क्रिएटिव वर्क या सोचने वाला वर्क आपको साइंस वाली फील्ड में करना है, ठीक है, साइंस वाली फील्ड में करना है, साइंटिफिक कोई रिसर्च करनी है, तो वहाँ पर हाँ, वहाँ पे इशू जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट भी DRDO में रिजर्वेशन नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पे सोचना ज़्यादा पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, देश की सुरक्षा का सवाल है। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ISRO में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी रिजर्वेशन नहीं होता है। तो साइंटिफिक क्रिएटिव वर्क थोड़ा ज़्यादा अलग तरीके का है, तो वहाँ पे पढ़ाई थ्योरी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। और एक काम और आप कह सकते हो फिजिकल वर्क, अगर किसी को आप कम दौड़ने पर पास कर दोगे, उसकी फिजिकल, उसका स्टेमिना चेक नहीं करोगे, तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए इंपॉर्टेंट टाइम पे। इसलिए इंडियन आर्मी में भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर में भी ऐसा करो कि हो सकता है किसी की जान चली जाए। तो हाँ, ये आर्ग्यूमेंट एक हद तक सही है। तो काम गलत होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि काम कौन से तरीके का था, और गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है। इसलिए कहीं कहीं की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी जगह हैं जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है।